Good afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन पूछूंगी मैं, जो नहीं आंसर देगा वो अपने सिलेक्ट हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगी मैं, टाइप ऑफ एनर्जी। इसके पहले हम लोग देखे थे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग का अपन ने निकाला था डेरिवेशन। 2 मिनट वेट करेंगे। तो अभी देखेंगे हम लोग टाइप ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कितने टाइप होते हैं? मैनी टाइप होते हैं। तो इसके कुछ टाइप के मैं नेम लूंगी और उन सारे नेम के बारे में आप बताएंगे कि वो कहाँ से स्टोर होता है या कहाँ से आता है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है सबको? यस मैम। ठीक है, चलो बताओ कोई एकदम। Energy can never be created nor destroyed, but it is transferred from one body to another. वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरे कोई बताएगा? मैम एनर्जी ना ही क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, वो एक बॉडी से अनदर बॉडी ट्रांसफर हो सकती है। हाँ वेरी गुड, ठीक है। मतलब जो एनर्जी है वो बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे एक फर्स्ट टाइप मैं बताऊंगी, मैकेनिकल एनर्जी। तो आप लोग मुझे बताइए कि ये मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से आती है और किस टाइप के ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है? कहाँ से आएगी, किस टाइप के ऑब्जेक्ट में स्टोर होगी, बताओ। किस चीज के कारण मैकेनिकल एनर्जी आता है? क्या हुआ, किसी को नहीं पता? परिलिका? मेरी वॉइस आ रही है किसी को या नहीं? यस मैम। मैम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के दौरान या फिर उसके पोजीशन के दौरान उसमें जो एनर्जी होती है उसे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। हाँ वेरी गुड। मैकेनिकल एनर्जी किस टाइप की बॉडी में स्टोर होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट जो मशीन की तरह वर्क करता है या मशीन की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल और एक्सटर्नल एनर्जी? इंटरनल मीन्स और एक्सटर्नल मीन्स क्या होगा? इंटरनल मतलब अंदर और एक्सटर्नल मतलब बाहर क्या? हाँ किसके अंदर किसके बाहर? किसी ऑब्जेक्ट के अंदर पे और किसी ऑब्जेक्ट के बाहर पे ना। ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मान लेते हैं हम यहाँ पे लिक्विड ऑब्जेक्ट लेते हैं। लिक्विड ऑब्जेक्ट का जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर होगा। तो यहाँ पे जो लिक्विड ऑब्जेक्ट है इसकी जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर होने के कारण इजिली मूव कर सकते हैं, और जब वो मूव करते हैं तो वो एक दूसरे पे एनर्जी लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो एनर्जी होगी वो इंटरनल एनर्जी होगी, जो कि एटम या मॉलिक्यूल्स पे लगती है, उसको इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। सारे मॉलिक्यूल्स पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी आती है, जो कि काइनेटिक एनर्जी के थ्रू वो मूव करते हैं। दूसरा अगर एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल का मतलब क्या होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे हम ऊपर के बाहर के साइड से जो एनर्जी लगाते हैं। इंटरनल मतलब उसके अंदर के सारे मॉलिक्यूल्स आपस में वर्क करेंगे तो वहां पे जो एनर्जी होगी उसको इंटरनल एनर्जी कहेंगे। लेकिन बाहर साइड से अगर आप इसके साथ कोई वर्क करते हैं, जैसे कि आपने इस लिक्विड को यहाँ से एक मान लीजिए एक किसी कंटेनर में रखा हुआ है,
इसको यहाँ से आप इसको किसी ग्लास में या किसी बीकर में शिफ्ट करते हैं तो वो उसका एक्सटर्नल एनर्जी होगा जो उस ऑब्जेक्ट पे लगेगा। इसके बाद है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी आप लोग को पता होगी बहुत। हीट एनर्जी कहाँ से आएगी? मैम जब कोई दो बॉडी साथ में, क्या करूं? हाँ, जैसे हम लोग अपने हाथ को रब करते हैं तो उसमें से हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी आती है। हाँ, और जैसे कि एग्जांपल बल्ब ग्लो करता है ना, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो कहाँ होती है? दो टाइप में होती है। एक तो वो हमको क्या 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 देता है, एक तो वो हमको लाइट देता है और दूसरा वो हमको हीट देता है। तो वहाँ पे जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी दोनों के फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लाइट एनर्जी का भी एग्जाम्पल देख लिए। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी कहाँ पे होगी? कहाँ पे पाई जाएगी केमिकल एनर्जी? मैम जो केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं उसमें। हाँ, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पे जब केमिकल बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्ड बनता है, तो वहाँ पे जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आएगी। इतने गधे हो तुम लोग को, इतना तक नहीं पता है कि एनर्जी जो मैं नाम ले रही हूँ वो कहाँ से आता है? हाँ, न्यूक्लियर एनर्जी। मैम जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगती है। कहाँ होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन? एटम में। एटम में कहाँ पे होंगे? एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, कैसा होता है, कहाँ पर होगा वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन? न्यूक्लियर का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियस से ना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस में वहाँ एटम के प्रेजेंट होते हैं ना। न्यूक्लियस। हाँ, इस कारण से वहाँ पे फोर्स लगता है, सॉरी एनर्जी लगती है। ये सारे टाइप से इतना इजी इजी टाइप नहीं बता पा रहे हो, छोड़ो। आगे देखो, दूसरा टॉपिक इम्पोर्टेंट बता रही हूँ, कोलिजन। इसके टाइप्स हैं और इससे इसका दो डेरिवेशन बनेगा, बहुत लंबा लंबा है। व्हाट इज कोलिजन? मैम दो बॉडी जब स्ट्राइक करती हैं और उनके पाथ में जब चेंज होता है तो उसको कोलिजन बोलते हैं। हाँ, सही बताया तुमने। जब दो बॉडीज आपस में स्ट्राइक करती हैं, मतलब कि टकराती है, तो उस प्रोसेस को कोलिजन कहा जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि देखो, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट लेते हैं अपन, दो बॉल लेते हैं, ठीक है। ये दो बॉल हमने लिया हुआ है, दोनों एक स्ट्रेट पाथ पे इस तरह से रखे हुए हैं, स्ट्रेट लाइन पे इस तरह से रखे हुए हैं, ठीक है। तो जब हम इसको फोर्स लगाएंगे, ये यहाँ से उसको फोर्स देंगे, तो अगर ये ऑब्जेक्ट आपका रुका हुआ है, दोनों ही ऑब्जेक्ट रुके हुए हैं यहाँ पे, तो हम फर्स्ट में फोर्स लगाएंगे, तो फर्स्ट वाला जब मूव करना स्टार्ट करेगा तो वो मूव करते हुए सेकंड वाले ऑब्जेक्ट के पास जाएगा और उसको भी वो क्या करेगा, अपने फोर्स के थ्रू धक्का दे देगा। तो दोनों ही एक स्ट्रेट पाथ पे चलने लगते हैं। या मान लीजिए जैसे किसी बॉल को लेते हैं, अगर ये बॉल आपका किसी भी ग्राउंड में कहीं पर भी
जा रहा है, मतलब कि इस डायरेक्शन पे जा रहा है। तो आप इसको अगर यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो वो फिनोमिना जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगाते हैं, या दो ऑब्जेक्ट जब आपस में स्ट्राइक होते हैं, तो उनका जो एनर्जी है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चला जाता है। हमने एनर्जी दी अपनी बॉडी से यहाँ से, ठीक है, वो एनर्जी ट्रांसफर हुई इस बॉडी में और वो एनर्जी ट्रांसफर हुई इस बॉडी में। तो ये एनर्जी का यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और इस कारण से इन दोनों के बीच में कोलिजन होता है, इसको बोलेंगे कोलिजन। एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं कि किसी बॉल को आप जब खेलते हैं तो बैट से जब बॉल को मारते हैं वो होगा आपका कोलिजन का एग्जाम्पल, या बॉल को वॉल पे मारना, दीवार पे मारना। इसके अलावा कैरम के कॉइन, ठीक है, कैरम बोर्ड अपन खेलते हैं, कैरम के कॉइन को ऐसे देते ना, फिंगर की हेल्प से उसको फोर्स लगाते हैं तो वो जाकर के उससे चारों होल में कहीं पर भी जाकर के गिर जाता है, ठीक है। तो वो आपका हो गया कोलिजन का एग्जाम्पल। यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करता है, ठीक है। इसके टाइप है 3 टाइप, इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। तीनों को अच्छे से समझेंगे, मैं बता रही हूँ। फर्स्ट है आपका इलास्टिक कोलिजन, सेकंड है इन इलास्टिक कोलिजन, और थर्ड है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। 3 टाइप यहाँ पे है। फर्स्ट जो टाइप है इलास्टिक कोलिजन, सबसे पहले तो जो कोलिजन होता है यहाँ पे दो चीजें बताऊंगी मैं। एक आपका यहाँ पे होता है दोनों ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा होता है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू mv, और ये आपका हाफ mv का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्यों होगा? काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होगा कि जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो मोशन में आ जाता है, वो चलना स्टार्ट कर देता है, इस कारण से उस ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी होगी। दूसरा मोमेंटम, मोमेंटम क्या करता है, इधर से फोर्स लगाएंगे वो एक लीनियर मोमेंटम का मतलब एक स्ट्रेट पाथ पे जाता है, वो स्ट्रेट चलने लगता है। तो ये दोनों चीजें वहां पे लगती है। लेकिन जो फर्स्ट टाइप है आपका इलास्टिक कोलिजन, इस टाइप के कोलिजन में लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व होते हैं। कंजर्व का मतलब क्या होगा, दोनों ही सेव रहते हैं। काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व, है ना। एग्जाम्पल एटम के पार्टिकल्स, एटम के पार्टिकल्स जब आपस में टकराएंगे इसको हम हार्ड बॉडी के लिए लिख सकते हैं। जैसे कि ये आपका हो गया एक सॉलिड मटेरियल, हम यहाँ पे लेंगे। सॉलिड मटेरियल के जो ऑब्जेक्ट सॉरी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने टाइट होते हैं कि उनके बीच में ना फोर्स लग सकता है, ना उनके बीच में गैपिंग होती है कि वो मूव कर सकते हैं। तो जब उनके बीच में स्पेस ही नहीं है फोर्स लगने के लिए, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाएगी? उनकी काइनेटिक एनर्जी उस कंडीशन में कंजर्व होती है, सेव होती है, ठीक है। और वैसे ही इसका जो मोमेंटम है, ठीक है, इनके बीच में स्पेस न होने के कारण इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो नेग्लिजिबल होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या होगा, इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो नहीं लगता है, बिकॉज ऑफ देयर गैपिंग। इनके बीच में गैपिंग ही नहीं है ना। तो इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वो 0 होगा। इस कारण से जो इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो ये मूव ही नहीं कर पाएंगे, तो इनकी एनर्जी इनकी बॉडी में ही स्टोर होता है, कंजर्व होता है। तो इसलिए इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही कंजर्व होते हैं। दूसरा टॉपिक, इन इलास्टिक कोलिजन, इन दिस टाइप द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। यहाँ पे आपका लीनियर मोमेंटम जो है इज कंजर्व एंड काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, ये आपकी सेव नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल
द कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स, ठीक है, या कोलिजन ऑफ ए बॉल विथ ए बॉल। एग्जाम्पल बता रही हूँ, दो गाड़ियों का आपस में टकराना। एक गाड़ी है चलती हुई आ रही है और दूसरी चलती हुई गाड़ी को अगर वो फोर्स लगाएगी तो क्या होगा वहां पे, ठीक है, वो अपनी बॉडी का सारा एनर्जी, सारी काइनेटिक एनर्जी इसमें दे देगी। इतना ज्यादा फोर्स से वो टकराती है कि उसकी बॉडी का जो सारा फोर्स होगा वो इस दूसरे वाले गाड़ी में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो उसका काइनेटिक एनर्जी है वो इसमें ट्रांसफर हो गया, मतलब कि वो उस ऑब्जेक्ट में बचा ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहता है। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कब होता है, जब वो दोनों डायरेक्शन पे लगे, ठीक है, दोनों साइड पे जाए, है ना। तो लीनियर मोमेंटम इसका कंजर्व इसलिए होगा क्योंकि इस पे जब फोर्स लगेगा तो वो अपने साथ साथ इस सामने वाली गाड़ी को भी कुछ दूर तक लेके जाता है धक्का देने के बाद में। तो यहाँ पे जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, दोनों डायरेक्शन पे नहीं करता है, अपोजिट डायरेक्शन पे नहीं करता है। उसके बाद तीसरा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इस टाइप के कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। ये आपका सेम एज होता है सेकंड वाले के जैसा, बट इसका एग्जांपल हम देखेंगे दूसरा। इसमें क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराता है तो पहला वाला ऑब्जेक्ट दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को आपस में स्टिक करने के बाद सेम वेलोसिटी से मूव करता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेंगे हम गन का। गन से जब बुलेट निकलती है, ठीक है, और वो किसी अपने टारगेट से जब स्ट्राइक होती है तो वो बुलेट उतने एरिया को क्या करेगी, होल कर देगी। मान लेते हैं जो इसका वेलोसिटी था u1 वेलोसिटी से ये मूव करेगा, और ये जो आपका वेलोसिटी, ये जो आपका ग्लास है या मिरर है वो आपका u2 वेलोसिटी से वहां पे कांस्टेंट रुका हुआ है। तो जैसे ही यहाँ से बुलेट निकलती है वो अपनी स्पीड से जाती है और वो इस वाले एरिया से टकराएगी और होल कर देगी। होल करने के बाद में वो जो ग्लास का होल वाला एरिया होगा या पीस होगा वो इससे बुलेट के साथ में स्टिक हो जाता है, और स्टिक होने के बाद दोनों एक साथ मूव करने लगते हैं कुछ दूर तक, ठीक है। यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है, v वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है। इस टाइप के कोलिजन में जब दोनों ऑब्जेक्ट आपस में टकराएंगे तो वो एक साथ चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद वो एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. कोलिजन एक्सप्लेन कर दिया था, एक आई थी ना, बाकी इसके तीनों टाइप बताओ और एग्जांपल के साथ। मैम इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व्ड रहती है, बिकॉज जैसे हम हाँ। उसमें एग्जांपल में एटम ले सकते हैं, सॉरी कोई भी मैटर ले सकते हैं। सॉलिड का मैटर है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड रहते हैं, तो उसमें ना कुछ भी मोशन करने के लिए उसमें स्पेस नहीं रहती है। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद सेकंड कौन बताएगा? कोई भी बताओ अपने मन से। मैम इनइलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। जैसे कि कोई गाड़ी है तो फिर क्या बोलते हैं, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को धक्का देगी तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी दूसरी बॉडी में शिफ्ट हो जाता है। कंजर्व रहता है। हाँ, और थर्ड वाला? थर्ड वाला कौन बताएगा? दूसरे की वॉइस आनी चाहिए ना, दो लोग बता दिए, वो लोग नहीं बताएंगे। मैम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। जैसे कि एक बुलेट को फायर करते हैं तो वो अपने साथ जिस ऑब्जेक्ट पे फायर करो उतने दूर होल करके उसको लेके चल जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं उसके। ठीक। जिन लोगों से उम्मीद है वही लोग आंसर देते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं देते हैं?
स्टार्ट कर रही हूँ मैं दूसरा टॉपिक, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। इसका डेरिवेशन बड़ा सा है, तो अभी जितना अपने पास 15 मिनट टाइम है उतने देर में जितना हो जाएगा उसको बताऊंगी, कल बताऊंगी। कल 12 बजे क्लास होगा, ठीक है, मंगलवार और गुरुवार तुम लोग का सेम टाइम पे रहता है क्लास 12 बजे से। बाकी 3 दिन ये 12:30 के उससे लेती हूँ ना मैं। वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन एग्जाम में आता है ना, मैं देती हूँ अभी जो भी वीकली। ठीक है, मूव करती है तो उनके बीच में जो कोलिजन होता है उनको वन डायमेंशन बोलेंगे। नेम में दिया है वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब वन एक्सिस, ओनली वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे ही दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जब ये चलेगा तो इसके साथ साथ ये भी चलना स्टार्ट करेगा, दोनों एक स्ट्रेट पाथ से मूव करेंगे, ये आपका वन डायमेंशन होगा। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट ए, दूसरा बी। इसका मास हो जाएगा m1, इसका मास हो जाएगा m2। इनिशियल वेलोसिटी u1, इनिशियल वेलोसिटी u2। ये हो गया आपका आफ्टर कोलिजन। टकराने के पहले इनका मास और वेलोसिटी क्या होगा। अब देखेंगे दूसरा, टकराने के बाद। मैम ये बिफोर का होगा ना? बिफोर होगा ना मैम? सॉरी सॉरी, हाँ बिफोर होगा, गलत हो गया था। चलो दूसरा हो गया आपका, दोनों ऑब्जेक्ट को फिर से लिया हमने, m1 v1 m2 v2। ये आपका आफ्टर कोलिजन हो गया। टकराने के बाद उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगा, बट मास में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे टोटल कोलिजन निकालेंगे, सबसे पहले बिफोर का फिर आफ्टर का। ठीक है, इसका मोमेंटम क्या होगा, m1 u1, इसका मोमेंटम m2 u2, क्योंकि मोमेंटम किस फॉर्म में होता है, mv के फॉर्म में होता है। यहाँ पे लिखेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू, दोनों ऑब्जेक्ट का रहेगा m1 u1, टोटल के लिए हम करेंगे सम m2 u2, ये निकल गया। देन टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन में क्या लेंगे, टोटल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। ये एक चैप्टर था लॉ ऑफ मोशन वाला चैप्टर, उसमें ऐसा वाला बनाए थे हम लोग टोटल वाला। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या होगा, बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है और आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है, दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होंगे। जितना मोमेंटम उसकी बॉडी में टकराने के पहले होगा, उतना ही मोमेंटम उस बॉडी में टकराने के बाद भी होता है। इसी को यहाँ प्रूफ करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बिफोर कोलिजन वाली वैल्यू को m1 u1 प्लस m2 u2। यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर कोलिजन वाले को m1 v1 प्लस m2 v2। इसके बाद में हम यहाँ पे m1 वाले टर्म को एक साथ रखेंगे, ये आपका m1 वाला टर्म है, यह आपका m1 वाला टर्म है। हम यहाँ लिखेंगे m1 u1, इस टर्म को यहाँ लेके आएंगे, हो जाएगा माइनस m1 v1 इज इक्वल टू, ये आपका m2 वाला टर्म है m2 v2, इसको यहाँ लेके जाएंगे m2 u2। अब यहाँ से आप कॉमन निकालेंगे m1 को, तो यहाँ बचेगा u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 कॉमन निकलेगा, बचेगा v2 माइनस u2। क्वेश्चन नंबर 1 दे करके छोड़ देना है इसको। निकल गया मोमेंटम। कोलिजन के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों निकालेंगे। अब देखते हैं सेकंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m v का स्क्वायर, ये होता है। इसके लिए क्या होगा, हाफ m1 u1 का स्क्वायर, इसके लिए हाफ m2 u2 का स्क्वायर, हाफ m1 v1 का स्क्वायर, हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए, लिखेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हाफ
m1u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर। देन टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। जैसे कि हमने यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा करके टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन को इक्वल किया था, वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे और टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ये दोनों भी क्या होगा, कंजर्व होगा, मतलब दोनों की वैल्यू यहाँ पे इक्वल होगी। क्योंकि अगर आपका जो इलास्टिक है, हम लोग पढ़ रहे हैं इलास्टिक कोलिजन के बारे में, फर्स्ट टाइप इलास्टिक कोलिजन में आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व होता है टकराने के पहले और टकराने के बाद दोनों में। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, और दोनों की वैल्यू पुट करेंगे हाफ m1u1 का स्क्वायर हाफ m2 u2 का स्क्वायर प्लस इक्वल हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से चारों जगह से हम हाफ को कॉमन निकाल देंगे, m1 u1 का स्क्वायर m2 u2 का स्क्वायर, यहाँ से भी हाफ कॉमन निकलेगा, m1 v1 का स्क्वायर m2 v2 का स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। इसके बाद फिर m1 वाले टर्म्स को एक साइड पर ले लीजिए, m1 u1 का स्क्वायर, यहाँ से m1 वाला टर्म आएगा माइनस m1 v1 का स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 का स्क्वायर माइनस m2 u2 का स्क्वायर। फिर यहाँ से m1 को कॉमन निकालेंगे तो बचेगा u1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर इक्वल टू m2 कॉमन निकला v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो ये वाला जो टर्म है आपको ऊपर रहेगा m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर डिवाइड बाय, कहा गया आपको इक्वेशन 1, ये वाला टर्म लिखना है यहाँ पे m1 u1 माइनस v1 एज इट इज m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर डिवाइड बाय ये वाला टर्म m2 v2 माइनस u2, ये से ये कैंसिल हो गया। ये आपका देखिए u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर में फॉर्मूला लगेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये बनेगा आपका a प्लस b और a माइनस b, सेम एज यहाँ भी लगेगा फॉर्मूला a प्लस b और a माइनस b डिवाइड में ये आपका टर्म। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे बचेगा प्लस वाला टर्म। फिर यहाँ पर u वाले टर्म को एक साइड लीजिए और v वाले टर्म को एक साइड लीजिए। ये आपका आ गया u1, u2 को यहाँ लेके आइए माइनस u2, ये आपका v2, v1 को वहां लेके जाइए माइनस v1, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बनेगा। इक्वेशन को ध्यान से देख लेना, क्योंकि यही जो इक्वेशन है इसके बाद हम दो वेलोसिटी निकालेंगे दोनों बॉल का, इस दोनों ऑब्जेक्ट का, m1 मास वाले का और m2 मास वाले का, बट हम निकालेंगे यहाँ पे v1 और v2, ठीक है। इसके बाद कल बताऊंगी मैं। तो उसके लिए हम लोग को इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 ये दोनों की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये आपको आया समझ में या नहीं आया, वो जब नोट सेंड करूंगी तो उस पर सॉल्यूशन दिया हुआ है, समझ में आ जाएगा कैसे बना है, बहुत इजी है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। कर रही हूँ मेरी Yes, ma'am. ओके।